प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 8वीं गणित वर्कशीट 16 से 18 तक पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सबसे पहले हम देखते हैं वर्कशीट 16 समीकरण की समझ। तो सबसे पहले जब आपको प्रश्न में सवाल में बराबर यानी समता का चिन्ह लगा है तो हम उसे समीकरण कहेंगे, और यदि बराबर का चिन्ह नहीं लगा है तो वह बीजीय व्यंजक होगा। अब समीकरण में समता यानी बराबर के चिन्ह के बाएं ओर जो लिखा रहता है वह बायां पक्ष कहलाता है। जैसे यहाँ 2x ऋण 3 बायां पक्ष होगा, इसे हम अंग्रेजी में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं। और बराबर के दाहिनी ओर जो लिखा हो वह दायां पक्ष कहलाता है। यहाँ 7 लिखा है तो 7 कहलाएगा दायां पक्ष, इसे हम अंग्रेजी में राइट हैंड साइड कहते हैं। और यह जो बराबर का चिन्ह है इसके बाएं ओर के सभी मान बराबर होते हैं दाएं ओर के सभी मान के बराबर, अर्थात दाएं पक्ष के व्यंजक का मान बाएं पक्ष के व्यंजक के मान के बराबर होता है। जैसे एक तराजू लें और तराजू में यदि हम एक पलड़े में बांट रखें और दूसरे में वस्तु, तो दोनों कैसे होते हैं? समान होते हैं। अब इसमें एक समीकरण दिया गया है और इस समीकरण को हल किया गया है। 2x ऋण 3 बराबर 7। तो जब भी समीकरण रहे तो इसमें हम चर वाले पद यानी x, y, z जो हैं उनको हम किसी एक पक्ष में ले आएंगे और संख्या को हम किसी दूसरे पक्ष में। तो हम यहाँ देखें तो जो चर वाला पद है सिर्फ एक है 2x, तो हम इसे बाएं पक्ष में ही रहने दें। और संख्या में ऋण 3 बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतरण कर दें। तो आपको मालूम है कि पक्षांतरण करने पर धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा हो जाता है जिस भी पद का हम पक्षांतरण करते हैं। तो यहाँ ऋण 3 का हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 7 धन 3 या 2x बराबर 10। अब यहाँ से हम 2 का पक्षांतर करें तो 2x यानी 2 और x के बीच में गुणा का निशान है तो 2 बटे में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 10/2 और काटने पर आएगा 5। यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 2 का भाग देकर भी हल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रयास कीजिए का पहला सवाल। 3x धन 2 बराबर 13। तो यहाँ भी जो चर का पद है सिर्फ एक है 3x और संख्या के 2 पद हैं धन 2 और 13। धन 2 को हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में पक्षांतर करेंगे तो ऋण हो जाएगा। तो 3x बराबर 13 ऋण 2, 13 में से 2 गए तो बचे 9, तो 3x बराबर 9। अब यहाँ 3 से हम पक्षांतर कर देंगे तो 3 का पक्षांतर करने पर यह बटे में चला जाएगा तो x बराबर 9/3। 3 से 9 को काट दीजिए तो आएगा 3, तो x बराबर आएगा 3। दूसरा प्रश्न है x ऋण 5 बराबर 1। यहाँ पर हम ऋण 5 का पक्षांतर बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में करेंगे तो धन हो जाएगा। तो x बराबर 1 धन 5, तो x बराबर 6। इसी तरह तीसरे सवाल में है 4x ऋण 9 बराबर 21। ऋण 9 का पक्षांतर हम बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में करेंगे तो धन 9 हो जाएगा। तो 4x बराबर 21 धन 9, तो 4x बराबर 30, तो x बराबर 30/4 काट दीजिए तो आएगा 15/2। चौथा सवाल देखें 3x बराबर 2x धन 18। तो यहाँ पर हम देखें चर के 2 पद हैं, एक है 3x और एक है 2x। 2x दाहिने पक्ष की ओर है तो दाहिने पक्ष से हम बाएं पक्ष में धन 2x का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 2x हो जाएगा। तो 3x बराबर ऋण 2x बराबर 18। 3x में से 2x घट जाएंगे तो बचेगा x, तो x बराबर 18 उत्तर आएगा। पांचवा प्रश्न है 5x धन 9 बराबर 5 धन 3x। तो यहाँ चर के 2 पद हैं 5x और 3x। हम दाहिने पक्ष से धन 3x का बाएं पक्ष में पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा 5x ऋण 3x। और
बाएं पक्ष से धन 9 संख्या का हम पक्षांतर कर देंगे दाएं पक्ष में, तो धन 9 का हो जाएगा ऋण 9, तो बराबर होगा 5 ऋण 9। अब 5x ऋण 2x तो बचेगा 2x, और 5 ऋण 9 तो बचेगा ऋण 4। आप जानते हैं कि जोड़ घटाने में यदि चिन्ह समान हैं तो हम जोड़ेंगे, और चिन्ह असमान हैं पदों के तो हम घटाएंगे और चिन्ह बड़े पद का लेंगे। ये आप पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर हमने यही किया है। अब x बराबर क्या होगा, तो x बराबर ऋण 4/2 काट दीजिए, तो x बराबर आएगा ऋण 2। छठवां सवाल, 2x ऋण 1 बराबर 13। ऋण 1 का बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कर दीजिए पक्षांतर, तो धन हो जाएगा। तो 2x बराबर 13 धन 1, तो 2x बराबर 14, तो x बराबर 2 का पक्षांतर हो गया, तो 14/2, तो कट के हो गया 7, तो x बराबर आ गया 7। अब हम देखेंगे वर्कशीट 17 समीकरण का निर्माण। अब हमें या तो कहना चाहिए इबारती रूप में लिखा रहेगा तो उसे समीकरण बनाना है, और यदि वह इबारती रूप में नहीं लिखा, समीकरण के रूप में लिखा है, तो उसे हमें इबारती रूप में बनाना है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि कोई भी चर जैसे x है, यदि x से हम अधिक शब्द बोलें, ज़्यादा बोलें तो हम उसमें धन करेंगे, कम बोलें तो हम ऋण करेंगे, गुना शब्द का प्रयोग किया जाए तो गुणा करेंगे, आधा बोला जाए तो 2 का भाग करेंगे, तिहाई बोला जाए तो 3 का भाग। जैसे हम कहें x से 5 अधिक तो x धन 5, यदि हम कहें x से 5 कम तो x ऋण 5, हम कहें x का तिगुना तो होगा 3x, और हम कहें x का आधा तो होगा x/2। ये सभी चीज़ें हमने कक्षा 8वीं में अध्याय 2 में, जो अध्याय है आपका, उसमें हमने विस्तृत रूप से समझाया है। आप उस वीडियो को देखकर और अच्छे से सभी चीज़ें समझ लीजिएगा। अब देखें, प्रयास कीजिए। तो इसमें हमें कथन दिए गए हैं और समीकरण बनाना है। 6z के 6 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। तो z का 6 गुना यानी 6 का गुणा कर दीजिए 6z, और ऋण घटाना मतलब ऋण, तो ऋण 5 और बराबर में कितना प्राप्त होता है 7, तो बराबर लिख दीजिए 7। तो 6z ऋण 5 बराबर 7, ये एक उदाहरण दिया था। अब हम सवाल देखें। यहाँ पर ध्यान रखिए कि गुणा जब एक संख्या और एक अज्ञात राशि या चर राशि हो तो पहले संख्या लिखते हैं और फिर चर राशि। जैसे 6z लिखेंगे, z6 नहीं लिखेंगे। अब देखें, m के 1/5वें भाग में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। तो m में 1/5 यानी m का हो जाएगा m/5, ऋण 2 बराबर 6। x के तिगुने और 12 का योग, योग के लिए धन का चिन्ह प्रयोग करेंगे, तो 3x धन 12 बराबर 32। p के तिगुने में से 1 घटाने पर 23 प्राप्त होता है, तो 3p ऋण 1 बराबर 23। अब हमें समीकरण दिए हैं और कथन बनाना है। जैसे पहला आपको उदाहरण के रूप में दिया है 5p बराबर 65, तो इसमें लिखा है एक संख्या p का 5 गुना 65 के बराबर है। अब यहाँ लिखा है n/2 ऋण 4 बराबर 6, तो हम लिखेंगे n का 1/2 भाग या आधा भी कह सकते में 4 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। अब यहाँ देखें 2x ऋण 3 बराबर 7, तो हम यहाँ बोलेंगे x के दुगने में से 3 घटाने पर 7 प्राप्त होता है। अगला देखें 8m धन 4 बराबर 100, तो हम यहाँ बोलेंगे m के 8 गुने में 4 का योग करने पर 100 प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप समीकरण बना भी सकते हैं और समीकरण से आप इबारती रूप में लिख सकते हैं। वर्कशीट 18, घातांक और सरल समीकरणों की समझ। तो यहाँ पर जो घातांक हैं या घात हैं, इसका भी हमने एक आपको वीडियो भेजा है सूत्र के रूप में, तो आप सभी घातांक के पहले अच्छे से वीडियो को देखिए और उसके जो भी आपको नियम हैं उनको ज़रूर आप याद कर लें, तभी आपसे घातांक के सवाल बनेंगे। और घातांक दाहिनी तरफ जो भी पद होता है उसके ऊपर लिखी जाती है।
तो अब हम देखें, पहला प्रश्न है ऋण 7 पर 5 की घात गुणे ऋण 7 पर 3 की घात। तो घातांक का नियम है कि यदि आधार समान हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ऋण 7 पर 5 धन 3 की घात हो जाएगी, जोड़ देंगे तो बराबर ऋण 7 पर 8 की घात। अगला प्रश्न है 5 पर 7 की घात गुणे 5 पे 4 की घात 6 की घात और उस पूरे कोष्ठक पर है 2 की घात। तो सबसे पहले हम सिर्फ देखें 5 पे 7 की घात गुणे 5 पे 6 की घात। तो ऊपर भी आपने ऐसा एक प्रश्न देखा। तो अब हम गुणा में आधार समान है तो घातें जोड़ देंगे तो 5 पर हो जाएगी 7 धन 6 की घात और ऊपर 2 की घात हम ज्यों की त्यों लगा देंगे। तो 5 पर 13 की घात और उस पर 2 की घात। अब नियम है घातांक का कि यदि किसी पद पर घात और उसके ऊपर घात है और इसी प्रकार और भी घातें हों तो इन सभी घातों का क्या हो जाता है, गुणा। तो 5 पर हो जाएगा 13 गुणे 2 की घात यानी 5 पर 26 की घात। अगला प्रश्न है 162 को घातांक के रूप में लिखिए। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप उसके गुणनखंड निकाल लीजिए। तो हमने 162 के गुणनखंड निकाले, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 पर एक ही बार है तो 2 गुणे और 2 पर 1 की घात लिखी नहीं जाती तो हमने नहीं लिखी। और 3 कितनी बार है, 4 बार, तो 3 पर 4 की घात। अगला प्रश्न है ऋण 3 पर 2 की घात और इस पर 3 की घात। तो फिर वही जो भी आपने देखा था कि घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। तो ऋण 3 पर हो जाएगा 2 गुणे 3 की घात या ऋण 3 पर 6 की घात। अगला प्रश्न है x पे 2 की घात बटे x पे 2 की घात। यहाँ पर बटे में है या भाग में है तो भाग का नियम है कि आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, गुणा में जुड़ती हैं और भाग में घटती हैं। तो x पर 2 ऋण 2 यानी x पर 0 की घात। अब 0 की घात होती है किसी भी पद पर तो उसका मान 1 होता है। तो x पर 0 की घात यानी 1। छठा सवाल, समीकरण बनाइए। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या से 20 कम है। तो संख्या का 1/5 मान लीजिए कि संख्या है x, तो x गुणे 1/5 बराबर, अब जो संख्या है किससे कम है, 20 से कम है, उसी संख्या यानी x से, तो x ऋण 20। या हम इसी को लिख सकते x/5 बराबर x ऋण 20।